हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग सॉल्यूशन के 8 लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले 7 लेक्चर चैप्टर सॉल्यूशन का ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। साथ ही साथ वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन और वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है, उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज भी हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, मगर आज हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर का होता है। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर मैप होने वाला है वो क्या होगा? तो आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कौन सा नेचर का होता है? वोलाटाइल। तो चलो देर ना करते हुए आज हम लोग अपना प्यारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। होप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलो हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो केस 1 में भी हम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का जरूरत पड़ता उसको पढ़ने में वो सारा को एक जगह लिख लिए थे। सेम काम केस 2 में भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग केस 2 के कैटेगरी में रखे थे और इससे पहले जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे उसको हम लोग केस 1 में रखे थे। तो अगर हम लोग केस 2 का बात करें, ठीक है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने में जो दूसरा केस है उसके बारे में बात करें तो यहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। और सॉल्यूशन में वही अपना 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट का नाम होगा सॉल्यूट गुड और दूसरा कंपोनेंट का नाम क्या होगा? सॉल्वेंट। अब याद करो, सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और सॉल्वेंट का बात किया जाए तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इनका नेचर के बारे में बात करते हैं कि इनका नेचर क्या होगा। तो नेचर हम ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर क्या होगा? वोलाटाइल। तो ये भी वोलाटाइल होगा और ये भी क्या होगा? वोलाटाइल होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो फिजिकल स्टेट में हम तुम लोग को एक बात यहां पे याद दिलाना चाहते हैं। वोलाटाइल किसको कहा जाता है? वैसे सब्सटेंस जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और हम आप लोग को बताए थे कि जो भी लिक्विड टाइप वाला सब्सटेंस है उसको इस चैप्टर में हम लोग वोलाटाइल मान के चलते हैं। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, मतलब ये भी क्या होगा तुम्हारा? लिक्विड, और ये भी क्या होगा बाबू? लिक्विड, गुड। नेक्स्ट अगर हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो देखो, अगर ये वोलाटाइल है मतलब वेपर में बदलेगा, और अगर वेपर में बदलेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। यानी अगर हम सॉल्यूट का वेपर प्रेशर का बात करें, पी नॉट बी का बात करें, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं। और यहां पे बात करोगे तो पी नॉट ए का जो वैल्यू होगा ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी वोलाटाइल है। अगर वोलाटाइल है तो वेपर में बदलेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, तो 0 के बराबर तो नहीं ना हो सकता है। नेक्स्ट यहां पे तुम लोग को मोल का भी जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल का बात करें तो इसको एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो कैपिटल लेटर W दिखाई दे रहा है इसको गिवन वेट बोला जाता है। वही अगर सॉल्वेंट का मोल का बात करोगे तो सॉल्वेंट का मोल को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके अलावा तुमको एक और चीज का जरूरत पड़ेगा। मेरे पास जगह नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं, तुम लोग उसी के नीचे लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग को जरूरत पड़ेगा मोल फ्रैक्शन का। अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें बाबू, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? XB से, और ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। वही अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का बात करोगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे XA से, और
ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। देखो याद कैसे रखोगे, याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल ऊपर में होगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में होगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल को नीचे में रखा जाता है। एक और चीज यहां पे याद रखना था कि अगर XA प्लस XB दोनों को ऐड किया जाए बाबू तो ये इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक और चीज यहां पे हम तुम लोग को याद दिलाना चाहते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाए मतलब सब्सटेंस प्योर होगा। मोल फ्रैक्शन अगर हम कहीं पे भी 1 मान रहे हैं मतलब सब्सटेंस क्या होगा, प्योर होगा। तो ये बात याद रखना। और प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P0 से। ये दो बात याद रखना, हम आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या बोले, अगर कहीं पे भी हम सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन को 1 मान दिए मतलब सब्सटेंस प्योर हो जाएगा। और प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करता है, P0 से। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को 1 मान लिए किसी सॉल्यूशन में मतलब वो अप्योर सब्सटेंस हो गया, तो उस केस में जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग P0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यही बात हम यहां पे बताना चाहें। अब हम लोग जल्दी सा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यहां पे क्या होगा, वोलाटाइल। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर वोलाटाइल है तो उससे पहले हम लोग को सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं। अब ये बात भी हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कंटेनर को क्लोज्ड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंटेनर में, एक कंटेनर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल को रखेंगे और दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रखेंगे। तो मान लो इस कंटेनर में हम सॉल्यूट को रख रहे हैं और इस कंटेनर में हम सॉल्वेंट को रख रहे हैं। अब थोड़ा याद करो तो सॉल्यूट को अगर बात किया जाए तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो इसमें सिर्फ सॉल्यूट है तो सरफेस पे सिर्फ किसका मॉलिक्यूल दिखाई देगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल। तो हम लोग बी लिख दिए। इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है तो इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, तो सरफेस पे भी किसका मॉलिक्यूल दिखेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल दिखेगा। बाबू दोनों का नेचर अगर वोलाटाइल है तो कुछ देर अगर इसको छोड़ दिया जाए तो दोनों का दोनों वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब कुछ देर देखा जाए तो इस कंटेनर में तुमको वेपर भी दिखाई देगा और वेपर में कौन सा मॉलिक्यूल होगा, बी मॉलिक्यूल ही होगा। बी है तो बी ही ना वेपर में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद इवापोरेशन स्टार्ट होगा और ए का मॉलिक्यूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है और वेपर मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एक टाइम आने के बाद क्या एस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पे जो भी प्रेशर जनरेट करता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर जनरेट करेगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। और चूंकि ये प्योर सब्सटेंस है, देखो ना प्योर कैसे है, क्योंकि इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ किसका मॉलिक्यूल है, बी का मॉलिक्यूल है। तो अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसका वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P0 से। और चूंकि ये बी है इसलिए P0 बी लिख देंगे। सिमिलरली इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये ए मॉलिक्यूल भी इस सरफेस के ऊपर में प्रेशर लगाएगा, इसको भी हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी P0 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ए का वेपर प्रेशर है इसीलिए हम लोग बोल देंगे P0 ए। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन मान के चल रहे हैं, हम लोग मान ले रहे हैं, तुमको जो मानना है वो मान सकते हो। हम यहां पे मान के चल रहे हैं लेट, ठीक है, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, मोर वोलाटाइल देन बी। ठीक है, अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी हम मान के चल रहे हैं जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वोलाटाइल होगा और सॉल्यूट कम वोलाटाइल होगा। दोनों वेपर में कन्वर्ट होगा, दोनों वोलाटाइल होगा, मगर इसका वोलाटाइल टेंडेंसी ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो खुद सोचो, अगर ये ज्यादा वोलाटाइल है तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो एक अगर हम ज्यादा वोलाटाइल मान ले तो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी P0 ए का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, P0 बी। तो इस बात को भी याद रखना, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, हम क्या बोले कि यहां पे ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि P0 ए का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P0 बी। अब हम लोग को P0 ए और P0 बी का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है।
हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को किसी एक तीसरे कंटेनर में मिक्स करना पड़ेगा। मान लो एक बड़ा सा कंटेनर लिया और इसमें हम लोग मिक्स कर दिए सॉरी, मिक्स करने के बाद अगर बात करोगे तो अब इस कंटेनर में तुमको कौन कौन मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ए भी दिखाई देगा और बी भी दिखाई देगा। अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, तो सरफेस के ऊपर में ए का मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा, बी भी दिखाई देगा, ए भी दिखाई देगा, बी भी दिखाई देगा। तो इस तरह से सरफेस के मॉलिक्यूल पे, सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल दिखाई देगा। अब अगर इसको भी कुछ देर छोड़ दिया जाए तो यहां पे भी इवापोरेशन का फेनोमेना स्टार्ट होगा, और चूंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है तो अब की बार सॉल्यूशन से जो वेपर बनेगा वो ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा। चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कुछ देर छोड़ने के बाद यहां पे क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ए जो तुम्हारा सरफेस लगाएगा, ए जो प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन के सरफेस पे, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। सिमिलरली बी भी जो तुम्हारा प्रेशर लगाएगा उसको भी हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये जो होगा ये भी तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा और ये भी तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा। ठीक, अब देखो ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या प्योर सब्सटेंस के ऊपर में लग रहा है? नहीं, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में लग रहा है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉल्यूशन के सरफेस पे ये वेपर प्रेशर कौन मॉलिक्यूल लगा रहा है? A, इसीलिए हम लोग बोलेंगे Pa। उसी तरह से यहां पे अगर बात करें तो B जो सॉल्यूशन के ऊपर में प्रेशर लगा रहा है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। अब ये प्रेशर चूंकि सॉल्यूशन पे लग रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा क्या चीज का यूज करेंगे, तो P का यूज करेंगे। और ये जो B है, ये जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है वो कौन सा मॉलिक्यूल लगा रहा है? बी मॉलिक्यूल लगा रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर को हम लोग Pb बोल देंगे। बात समझ आ गया? ठीक है, अब देखो P0 A और P0 B क्यों नहीं लिखे? P0 A और P0 B हम लोग तब यूज करते जब सब्सटेंस प्योर होता। अब ये जो प्रेशर है चूंकि सॉल्यूशन पे लग रहा है, इसीलिए इस A का सॉल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको Pa बोलेंगे, और B का जो सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग Pb बोलेंगे। अब अगर तुमको पूछा जाए कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये जो Pa और Pb है ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि A मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के सरफेस पे Pa के बराबर प्रेशर लगा रहा है और B मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के सरफेस पे Pb के बराबर प्रेशर लगा रहा है। तो अगर तुमसे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा Pa प्लस Pb के इक्वल। यानी जब भी दो कंपोनेंट वोलाटाइल होता है तो उस केस में तुमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करना है तो दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के सरफेस पे जो भी प्रेशर होगा दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि Pa और Pb कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो Pa और Pb कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वापस से राउल्स लॉ का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग Pa कैलकुलेट करने का बात करें, ठीक है, आप लोग इसको लिख लियो हो ना? ठीक है, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग Pa का बात करें तो Pa का वैल्यू कितना होगा तो ये एक्सप्लेन करेगा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है? किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के सरफेस पे, ये उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी Pa जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। अब वो अगर आप लोग लास्ट लेक्चर देखे हो ना तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम स्टार्टिंग में बोले थे कि पहला जो लेक्चर है राउल्स लॉ का वो जरूर देखना। इनफैक्ट इस वेपर प्रेशर का जो स्टार्टिंग से लेक्चर है वो सब देखोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को 3 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है और ये आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। तो हम लोग फिर से अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि Pa और Pb का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग Pa का बात करें, ठीक है, तो Pa जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ A है और किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के सरफेस पे उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, और अगर हम Pb का बात करें तो Pb भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? xb। अब हम लोग ये काम बचपन से करते आए हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर इक्वल टू दोगे तो हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ता है। तो मान लो एक कांस्टेंट दिए k x से, यहां पे भी हम लोग सेम काम कर लेते हैं बाबू। यहां पे भी अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू दे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट देते हैं kxb। अब k का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देखे थे। अगर k का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? लेट x इज इक्वल टू 1।
अगर XA1 हो गया मतलब सब्सटेंस प्योर हो गया, और अगर सब्सटेंस प्योर है तो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PA का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, P नॉट A के इक्वल। तो अब यही सारा वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग XA को 1 मान दिए तो कैसा दिखेगा इक्वेशन, देखो तो PA इज इक्वल टू K, ठीक है। XA अगर 1 हो गया तो PA को हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट A, तो K जो है वो किसके इक्वल हो गया, P नॉट A के इक्वल हो गया। तो K के जगह हम P नॉट A लिख सकते हैं, तो PA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P नॉट A इंटू XA, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग PA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अगर तुम लोग सीख चुके हो तो PB में हमको बता सकते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। वापस से हम लोग यहां पे वही काम करते हैं कि लेट XB इज इक्वल टू 1, XB का वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं 1, अगर XB 1 है तो जो PB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गुड, P नॉट B के इक्वल हो जाएगा। अब फिर से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से क्या आ जाएगा, K जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट B के, तो K के जगह हम P नॉट B लिख सकते हैं, तो PB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो PB हो जाएगा तुम्हारा P नॉट B इंटू XB के इक्वल। तो ये तुम्हारा PB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग को PA और PB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता चल चुका है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू XA प्लस क्या बाबू, P नॉट B इंटू XB। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होता है तो उसका वेपर प्रेशर को P सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कभी कभी यूज आ सकता है, उसको भी हम लोग यहां से देख लेते हैं। अब थोड़ा याद करो तो अगर हम बात करें तो यहां पे हम आप लोग को बताया है ना कि अगर हम लोग XA और XB को ऐड करें, XA प्लस XB, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो XA और XB को ऐड किया जाए तो ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि XA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस XB के इक्वल हो जाएगा। XA जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस XB के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग P सॉल्यूशन का बात करें, किसका बात करें, P सॉल्यूशन का, तो P सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, ठीक है। तो यहां से अगर हम XA के जगह 1 माइनस XB रख सकते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो तो P नॉट A एज इट इज रहने दो, XA के जगह हम 1 माइनस XB रख सकते हैं प्लस P नॉट B इंटू क्या हो जाएगा, XB, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू क्या हो जाएगा, XB प्लस P नॉट B इंटू XB, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको पहले लिख दे और इसको बाद में लिख दे तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ -2 + 2, ठीक है, इसको 2 - 2 लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो वही काम हम यहां पे भी करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो P नॉट B इंटू क्या करेंगे, XB माइनस P नॉट A इंटू क्या करोगे, XB। इन दोनों से XB को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकाल दिए तो P सॉल्यूशन का एक और फॉर्मूला आ गया जो कि है P नॉट A प्लस XB, यहां से कॉमन निकल गया और यहां पे आ जाएगा P नॉट B माइनस क्या, P नॉट A। कभी कभी ना बाबू ये सब फॉर्मूला से आप लोग को MCQ पूछा जा सकता है, इसी वजह से ये फॉर्मूला को हम तुम लोग को बताएं, और कभी कभी ये सब यूजफुल भी होता है, इस वजह से याद रखना। और याद ना भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से ये डिराइव होता है, तुम लोग आराम से डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अभी जो फॉर्मूला है वो XB के टर्म में निकला है, सेम कांड हम XA के टर्म में भी कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से XA के टर्म में करके देखते हैं, फिर से वही रिलेशन यूज कर लेते हैं। XA प्लस XB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहां से बात करें तो XB को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA। फिर से हम वही फॉर्मूला को दोहराते हैं, P सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है, तो P सॉल्यूशन है तुम्हारा P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। तो XB के जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस XA लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखो फॉर्मूला क्या आता है, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A, ठीक है, इंटू XA प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू क्या हो जाएगा, XA।
यही होगा। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, जो हम वहां पे कॉन्सेप्ट बताए थे वही काम करेंगे। पहले हम पी नॉट बी को लिख देते हैं, तो पी नॉट बी को एज इट इज रहने दो। अब इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर भेजोगे तो प्लस पी नॉट ए इंटू क्या होगा, एक्स ए, माइनस पी नॉट ए इंटू क्या होगा, ठीक है, एक्स ए, नहीं यहां पी नॉट बी होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक है। तो यहां पे होगा प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू यहां पे क्या आएगा, एक्स ए। अब यहां वापस से तुम एक्स ए को कॉमन निकाल सकते हो, तो पी सॉल्यूशन का एक और फॉर्मूला आ गया एक्स ए के टर्म में, और वो फॉर्मूला क्या है, इसको देखो तो पी नॉट बी, ठीक है। यहां से फिर से एक्स ए कॉमन निकाल दोगे तो यहां से आ जाएगा पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी नॉट बी। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज में आ सकता है, या फिर ठीक है कभी कभी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये सब फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि एक्स ए और एक्स बी दोनों का मोल फ्रैक्शन हमको ना रखना पड़े और वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाए, तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आया, ठीक है। अब हम लोग यहां पे एक ग्राफ देखते हैं। सॉल्यूशन का ग्राफ ना अभी तक जितना भी ग्राफ पढ़े हो उससे थोड़ा अलग होता है, तो ध्यान से समझना कि वो ग्राफ कैसे बना है। हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे पूरा एक एक बात, कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, वो ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों है, वो सारा बात को एक्सप्लेन करेंगे। बस ध्यान से वीडियो में बने रहना, ठीक है। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। और ग्राफ हम लोग किसके किसके बीच का ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर और किसके बीच का, मोल फ्रैक्शन के बीच का। तो चलो जल्दी सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी तक तुम जितना भी ग्राफ पढ़े होगे उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। सॉल्यूशन चैप्टर का जब तुम ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी खोल के, तो वहां पे हम लोग दो दो वाई एक्सिस लेते हैं। कितना वाई एक्सिस लेते हैं, दो। तो ये दो तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, और एक हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस। बात समझ आया ना, ठीक है। अब यहां पे वाई एक्सिस में क्या रखा जाएगा और एक्स एक्सिस में क्या रखा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। बाबू अगर वाई एक्सिस में बात करोगे तो वाई एक्सिस में हम लोग रखते हैं वेपर प्रेशर, और यहां पे भी हम लोग क्या रखेंगे, वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस में हम लोग रखते हैं मोल फ्रैक्शन को। किसको रखते हैं, मोल फ्रैक्शन। और किसका किसका मोल फ्रैक्शन रखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्सए का वैल्यू यहां पे रखना है, और साथ ही साथ हम लोग किसका वैल्यू को रखेंगे, एक्सबी का वैल्यू को रखेंगे। और यहां पे टोटल 3 ग्राफ बनता है। 3 ग्राफ कौन कौन बनेगा, पहला ग्राफ बनेगा पीए के लिए, दूसरा ग्राफ बनेगा पीबी के लिए, और तीसरा ग्राफ बनेगा पी सॉल्यूशन के लिए। तो ये 3 ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहला पीए, दूसरा पीबी और तीसरा किसके लिए, पी सॉल्यूशन। मतलब इस ग्राफ में तुमको 3 लाइन दिखने वाला है। एक लाइन होगा पीए और एक्सए के बीच का, ठीक है, तो पीए वर्सेस एक्सए होगा। दूसरा होगा पीबी वर्सेस एक्सबी, और एक ग्राफ होगा पी सॉल्यूशन का। तो जल्दी से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग एक्सए को यहां पे 0 मान ले, एक्सए को क्या मान ले, 0, तो एक्सबी का वैल्यू कितना होना होगा, 1। अब यही बात किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि 0 और 1 क्यों रखा गया है। बाबू एक्सए और एक्सबी को ऐड करने पे वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। इसीलिए अगर ये 0 है तो इसको 1 होना होगा। सिमिलरली अगर ये इधर 0 है तो इधर क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं पीए वर्सेस एक्सए का। अब देखो, ग्राफ जो है ना वो अपने मन से नहीं ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ तुमको फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो पीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो पीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही था ना। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ग्राफ का इक्वेशन लेके आते हैं। पीए यानी वेपर प्रेशर, ठीक है, पी नॉट ए तुम्हारा प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, और एक्स ए है मोल फ्रैक्शन। प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर तो फिक्स रहता है, वो फिक्स होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो पीए वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेपर प्रेशर कौन सा एक्सिस में है, वाई। पी नॉट एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग मान सकते हैं एम, और एक्स ए एक्स एक्सिस में है तो इसके जगह एक्स रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आया, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो कोई भी अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बात आप लोग को सिखाया गया होगा, और अगर नहीं पता है तो याद रखना, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हम लोग ग्राफ को शुरुआत कहां से करेंगे, तो ग्राफ शुरू करना होगा 0 से। अब तुम सोचो, यहां पे एक्सए का वैल्यू 0 है, ठीक है,
तो पीए का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि जब तक एक्स नहीं होगा, ठीक है, वहां पे एक्स प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो ग्राफ हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक्सए का वैल्यू 0 है तो पीए का वैल्यू भी 0 होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे एक्सए का वैल्यू बढ़ रहा है तो पीए का वैल्यू भी बढ़ेगा और ग्राफ तुमको इस तरह से दिखाई देगा। बात क्लियर है? इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे एक्सए का वैल्यू क्या है 1। अगर एक्सए 1 हो गया मतलब सब्सटेंस प्योर हो गया तो इस पॉइंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ए बोल देंगे। ये अगर समझ में आ गया है ना तो पी नॉट बी का ग्राफ तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पीबी वर्सेस एक्सबी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पीबी जो है वो किसके इक्वल होगा, वही पी नॉट बी इंटू एक्सबी। अब देखो जल्दी से, पीबी वेपर प्रेशर वाई, पी नॉट बी कॉन्स्टेंट एम, एक्सबी मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। फिर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहां पे एक्सबी का वैल्यू 0 है तो पीबी का वैल्यू भी 0 होगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे एक्सबी बढ़ेगा तो पीबी भी यहां पे बढ़ेगा और इस पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते एक्सबी का वैल्यू 1 हो गया तो सब्सटेंस प्योर हो गया तो पीबी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी के इक्वल। तो ये जो ग्राफ अगर हम बात करें, अभी हम 2 लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। पहला वाला जो ग्राफ है वो किसके बीच का है, पीए वर्सेस एक्सए का, और दूसरा वाला ग्राफ अगर बात करोगे तो दूसरा वाला ग्राफ किसके बीच का है, पीबी वर्सेस एक्सबी का। अब हम लोग पी सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पी सॉल्यूशन का ग्राफ भी तुम इजीली समझ सकते हो। अब ये जो दोनों इक्वेशन आया है ना, इससे तुम देखो आराम से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पी सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर कौन सा एक्सिस में, वाई। पी नॉट ए का अगर हम बात करें, ठीक है, तो पी नॉट ए कहां पे प्रेजेंट है जरा देखो तो। पी नॉट ए वाई एक्सिस का किसी पॉइंट का बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस में जो कोई पॉइंट होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तुम्हारा सी से, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ये कांस्टेंट होगा तो यहां पे हम लोग एम लिख सकते हैं और एक्स बी मोल फ्रैक्शन हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स लिख देंगे। सॉरी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन है जो कि एक्स एक्सिस में है तो इक्वेशन क्या आया देखो तो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पॉइंट फॉर्म में है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ये y एक्सिस को सी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब ये भी तुम्हारा वही टाइप का ग्राफ है तो यहां पे देखो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो यहां पे सी कौन होगा तुम्हारा, पी नॉट बी, और यहां पे सी कौन है तुम्हारा, पी नॉट ए। तो इसका जो ग्राफ होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और सी पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगा और सी पॉइंट कौन होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी। मतलब इसका जो ग्राफ होने वाला है बाबू, ठीक है, पी सॉल्यूशन का जो ग्राफ होने वाला है वो पी नॉट ए और पी नॉट के बीच में होगा इस तरह से। ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए होगा, तुम्हारा पी सॉल्यूशन के लिए होगा। और ये था तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ। तो 2 वाई एक्सिस होता है और ग्राफ इस तरह से बनता है। पूरा डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करना चाहें, ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बात कर सकते हैं, तुम लोग ये पूछ सकते हो कि पी नॉट ए का पॉइंट को हम थोड़ा ऊपर क्यों रख दिए और पी नॉट बी का पॉइंट को थोड़ा नीचे क्यों रख दिए। शुरुआत में ही हम क्या मान के चले हैं कि ए ज्यादा वोलाटाइल है। ए अगर ज्यादा वोलाटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, और बी अगर कम वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। यहां से हम लोग एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, पी सॉल्यूशन, वो ज्यादा वोलाटाइल वाला कंपोनेंट से कम दिख रहा है और कम वाला से क्या होगा, ज्यादा। मतलब पी सॉल्यूशन जो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से, ठीक है, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा, और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट से कम होगा, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट से कम होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी अगर याद रखोगे ना तो तुम कभी भी न्यूमेरिकल में मिस्टेक नहीं करोगे। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से ज्यादा होगा, ठीक है, और मोर वोलाटाइल से कम होगा। अगर कभी भी गलती से तुम्हारा लेस वाला से भी कम आने लगे या मोर वाला से भी ज्यादा आने लगे तो समझ जाओ भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है और एक बार तुमको क्वेश्चन को वापस से देखने का जरूरत है। बात समझ आया ना, ठीक है। तो चलो हम लोग केस 2 में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीख रहे थे। जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला वो सारा कुछ डिस्कस कर लिए। अब बारी है उन फार्मूला से कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का।
तो जल्दी जल्दी अपना अपना पेन कॉपी निकाल लो, अभी तक अगर नहीं निकाले हो तो क्वेश्चन को मेरे साथ लिखना, वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करने का कोशिश करना, और जिसका आंसर आ जाए जरूर कमेंट में बताना कि मेरा आंसर आ गया था। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो तो, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट A and B are 300 and 500 mm of Hg respectively. If molar mass of A and B, ठीक है, is 50 and 200, calculate vapor pressure of solution। ठीक है, पहला दिया हुआ है इक्वल मास ऑफ A and B को मिक्स किए हैं, दूसरा इक्वल मोल्स ऑफ A and B को मिक्स किए हैं। आराम से बात को समझो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। अगर हम लोग कंटेनर का बात करें तो ये मेरा कंटेनर हो गया। ठीक, पहले कंटेनर वाला शेप को ले आते हैं हम लोग। तो ये मेरा कंटेनर हो गया, दिख रहा है ना कंटेनर। हाँ चलो, यहां बोला है दो वोलाटाइल कंपोनेंट है, एक वोलाटाइल कंपोनेंट है A और दूसरा वोलाटाइल कंपोनेंट है B। दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 300 और 500, यानी पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। प्योर केस में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का तो कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो पी नॉट ए दिया हुआ है 300 और पी नॉट बी दिया हुआ है कितना, 500। बाबू इतना देखते के साथ तुम पिछला वाला पॉइंट याद करो, मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो 300 से ज्यादा और 500 से कम। अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो और 300 से कम आने लगे या 500 से ज्यादा आने लगे, मतलब समझ जाओ भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है और आप लोग को एक बार क्वेश्चन रीचेक करने का जरूरत है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर M से। तो मोलर मास ऑफ A दिया हुआ है 50, मोलर मास ऑफ B दिया हुआ है कितना, 200। ठीक है, और हमसे कैलकुलेट क्या करने बोला है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P सॉल्यूशन कैलकुलेट करने बोला है। पहला केस में क्या बोला है कि इक्वल मास ऑफ A एंड B को मिक्स किए हैं। ठीक है, मतलब गिवन वेट जो है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो अगर गिवन वेट का बात करें तो कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों का गिवन वेट अगर सेम है तो इसका गिवन वेट को X मानते हैं, तो इसका गिवन वेट भी क्या होगा, X होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि दोनों का गिवन वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर हम लोग P सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का बात करें तो P सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, तो P सॉल्यूशन है P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ठीक, अब बस वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। सब कुछ तुम लोग को आज ही के लेक्चर में बताया गया है। P नॉट A का वैल्यू 300, ठीक है, प्लस XA कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो XA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। वही अगर XB कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी P नॉट B के जगह में हम लोग वही रख देते हैं कितना, 500, और XB कैलकुलेट करने के लिए क्या रखोगे, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहां से Na और NB चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग Na और NB, हम तुम लोग को बताए हैं मोल फ्रैक्शन जब भी कैलकुलेट करना है तो कोशिश करना Na और NB को साइड में कैलकुलेट करने, जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। अगर Na कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट इसका है X और मोलर मास कितना है तुम्हारा 50, यहीं पे हम साइड में कैलकुलेट कर लेते, क्यों ज्यादा जगह ले। Na अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट बाई मोलर मास X बाई 50, NB अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट X बाई मोलर मास 200। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग सबका वैल्यू को रखते हैं, मेरे पास में यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये काम करते हैं। ठीक, तो चलो यहां से अगर हम बात करें P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A का अगर बात किया जाए तो P नॉट A कितना दिया हुआ है 300। XA का बात करें तो Na कितना था बाबू, X बाई 50 डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, X बाई 50 प्लस X बाई 200। ठीक है, प्लस अगर हम P नॉट B का बात करें तो P नॉट B वापस से कितना है तुम्हारा 500, और XB का बात करोगे तो XB कैसे कैलकुलेट करेंगे, NB जो कि X बाई 200 था और नीचे में Na प्लस NB तो X बाई 50 प्लस X बाई 200, यही है ना तुम्हारा। अब हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। P सॉल्यूशन इज इक्वल टू 300, ठीक है, इंटू X बाई 50। अब यहां पे एलसीएम ले लो, ठीक है, तो एलसीएम 200 ही होगा। 50 के टेबल में 200 कितना टाइम्स में आएगा 4, तो यहां पे होगा 4x प्लस x। ठीक है, प्लस यहां पे अगर बात करोगे 500 प्लस x बाई 200। ठीक, फिर से अगर हम बात करें तो फिर से यहां पे 200 होगा, यहां पे होगा 4x प्लस यहां पे क्या होगा x। बात समझ आया ना? ठीक है, अब जल्दी सा लास्ट स्टेप है सॉल्व करने का। 300 इंटू एक्स बाई 50, ठीक है, 200 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहां पे 5x नीचे आ जाएगा, x और x कटा, ठीक, 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20,
ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये 60 टाइम में, तो ये कितना आ गया बोलना जरा, 240 आ गया। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। यहाँ पे 500, फिर से यहाँ पे आ जाएगा x बाई 200, ठीक है, यहाँ पे 200 ऊपर चला जाएगा और 5x कहाँ आ जाएगा नीचे, 200 200 कटा, x x कटा, 5 1 जा 5, ये 100 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 100। अब 240 प्लस 100 अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 340, और यूनिट हम लोग क्या लिख लेंगे, mm ऑफ hg। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। फिर से देखो, ज्यादा वाला से कम, कम वाला से ज्यादा, आधा प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। एमसीक्यू अगर प्रॉब्लम दिया हुआ रहता तो 4 ऑप्शन में तुम देखोगे ना, 2 ऑप्शन तुमको इसी तरह से दिखेगा, एक ज्यादा वाला से भी ज्यादा वाला दिखेगा, एक ज्यादा वाला से भी कम दिखेगा, या फिर बराबर दे देता है, तो वो तुम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो तो, ठीक है, 1 मिनट का समय ले लो और ट्राई करो कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी को मिक्स किए हैं, तो अगर दोनों का मोल्स इक्वल है तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक। फिर से वही कहानी करते हैं, जो बात हम लोग लिखे हैं। एक कंटेनर लिए, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। पी नॉट ए का वैल्यू अपने को पता है कितना दिया हुआ है 300, और पी नॉट बी का वैल्यू भी अपने को पता है कितना दिया हुआ है 500। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है इसका मोलर मास, एमए का वैल्यू दिया हुआ है 50, एमबी का वैल्यू दिया हुआ है 200। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दोनों का मोल इक्वल मिक्स करना है, मतलब अब की बार हमको Na और Nb दिया हुआ है, तो दोनों का मोल अगर इक्वल है तो NaX, तो Nb भी कितना होगा, x होगा। और इस सॉल्यूशन का हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर। अब देखो ये और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम लोग P सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक। अब P नॉट ए का वैल्यू कितना है 300, XA का अगर बात करेंगे तो XA कैसे कैलकुलेट करोगे, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, तो x बाय 2x, ठीक है, प्लस P नॉट बी का अगर बात करें तो P नॉट बी कितना दिया हुआ है 500, ठीक है, इंटू XB का अगर बात करोगे तो XB कैसे कैलकुलेट करोगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, तो यहाँ पे Nb तुम्हारा होगा x, Na प्लस Nb कितना हो जाएगा x प्लस x, दैट इज 2x, ठीक है। ये और ये कटा, ये और ये भी कटा, ये कितने बार में कट जाएगा 150 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में कटेगा 250, ठीक है। तो ऐड करो तो 150 प्लस 250 कितना हो जाएगा बोलो तो 400 mm ऑफ Hg। अब इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट डाटा बताएं, ठीक है, एक राज का बात बताते हैं, और ये सब राज का बात तुम्हारा एग्जाम में बहुत काम आएगा, बात समझ आया ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में राज का बात क्या है, ये देखो, दोनों का मोल क्या था बराबर, वेपर प्रेशर कितना आया 400, दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर को ऐड करके देखो तो 5 प्लस 3 कितना होगा 800, डिवाइडेड बाय 200 करो, 2 करो तो कितना आएगा 400। यानी अगर दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट का मोल सेम हो जाए और कभी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछे तो तुमको कष्ट करने का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जब तुम नीट या फिर जेई का एग्जाम दे रहे होगे। स्कूल में ये कांड करके मत आ जाना, और नहीं तो स्कूल का टीचर 1 नंबर नहीं देगा तुमको, ठीक है। तो ये सारा बता रहे हैं जब तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो दोनों का अगर मोल सेम हो जाए, दोनों का मोल क्या हो जाए सेम, ठीक है, दोनों का अगर मोल सेम हो जाए तो उस केस में प्योर जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तुमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें आप लोग को हम फॉर्मूला यूज करना सिखाएं। कुछ हम लोग एंट्रेंस में आया हुआ प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देखो तो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो इज 3:2। देखो क्वेश्चन ना बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे ना तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, 2-3 स्टेप में बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, और इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है ऑक्टेन। हम लोग क्या करते हैं, ए और बी मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इतना लंबा लंबा नाम कौन लिखते रहेगा। नेक्स्ट बोला है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन मतलब सिर्फ बेंजीन, तो प्योर फॉर्म में है, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है 280, और ऑक्टेन का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है 420। यूनिट भी लिख लेते हैं mm ऑफ Hg, और नहीं तो तुम लोग कहोगे आशीष भैया यूनिट खा जाते हैं, mm ऑफ Hg ये दिया हुआ है, ठीक है।
और कैलकुलेट क्या करने बोला, तो कैलकुलेट हमसे बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुमको अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो P0A और P0B के साथ साथ तुमको मोल फ्रैक्शन भी चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, तो इसी के लिए हिंट दिया हुआ है कि बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो 3:2 है। यानी अगर हम लोग बेंजीन का मोल जो कि Na होगा और ऑक्टेन का मोल जिसको Nb बोलेंगे, इसका रेशियो का बात करें तो इसका रेशियो है 3/2। ठीक है, तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो, यहां से ये बोला जा सकता है कि Na का वैल्यू को हम 3 बोल सकते हैं और Nb का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 2। कंपेयर करके यही ना बोल सकते जी, Na का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और Nb का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब जल्दी से सॉल्व करो ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब चल P सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। फॉर्मूला याद है ना कि भूल गया? याद है या भूल गया? तो जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ठीक, अगर हम P0A का बात करें बाबू, तो P0A कितना है बता तो? P0A है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, P0A का बात करें तो P0A कितना है 280, और XA का बात करें तो XA का वैल्यू कितना है, तो XA का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ठीक है, प्लस P0B का Na प्लस NB डायरेक्टली ऐड करके लिख दिया। अब इतना सा तुम लोग कर सकते हो, इतना हम लोग बेसिक बात सारा देख चुके हैं। अगर हम P0B का बात करें तो P0B कितना है बोलो तो 420। ठीक है, XB कैसे कैलकुलेट करोगे, NB जो कि 2 है, Na प्लस NB जो कि 5 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 20 कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, और यहाँ पे 2 चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, यही आएगा ना, 5 5 जा 25, 3 गया 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 2 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 16, तो 168, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये भी 168, तो 168 प्लस 168 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऐड कर लो तो 8 और 8 16, ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3, मतलब 336 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा तुम्हारा C, 336 mm ऑफ Hg। फिर से याद करो अपना वाला पुराना टेक्निक, वेपर प्रेशर मोर वोलाटाइल, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उससे कम आएगा, ठीक है, कम वाला से क्या आएगा ज्यादा। देख लो यहाँ पे दो ऑप्शन तुम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हो, 160 और 168 हो ही नहीं सकता है। एक और राज का बात बताए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके नजदीक लाई करता है जिसका मोल ज्यादा होता है। तो देखो तो 336 का अगर बात करोगे तो 336 किसके नजदीक होगा, ठीक है, 336 का बात करें तो किसके नजदीक होगा, 280 या 420, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली किसके नजदीक होगा तुम्हारा, 280 के ज्यादा नजदीक लग रहा है। तो ये सब पॉइंट भी अगर याद रखोगे ना तो तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट इतना ज्यादा शॉर्टकट मारने का जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल तरीका रखते हैं, कुछ पॉइंट याद रखना जिससे तुम कुछ हद तक अपने सॉल्यूशन को आसान बना सकते हो। जैसे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो मोर वोलाटाइल, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर से कम होगा और कम वाला से क्या होगा ज्यादा, इतना याद रखना। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मोलर रेशियो देके वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये AIEEE में आया था कुछ साल पहले, मेंस का ही दूसरा नाम AIEEE हुआ करता था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, डरने वाला बात नहीं है, इतना बड़ा लैंग्वेज देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो हम आपका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू लिक्विड X and Y फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ X and 3 मोल ऑफ Y, ठीक है, इस 500 mm ऑफ Hg। चलो हम लोग अपना कांड करना शुरू करते हैं, ठीक है, कांड मतलब क्वेश्चन वाला कांड का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में दो सब्सटेंस है, एक X है और दूसरा है Y। हम लोग आगे से इसको A मान लिया करेंगे और इसको B, क्योंकि फॉर्मूला हम इसी फॉर्म में देखे हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P सॉल्यूशन, वो कितना आ रखा है, तो 550 mm ऑफ Hg आया हुआ है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? नहीं है। फिर आगे पढ़ो तो बोला है 1 मोल ऑफ, ये 550 कब आया है, जब हम लोग 1 मोल ऑफ X को ऐड किए हैं, ठीक है, और 3 मोल ऑफ किसको ऐड किए हैं, Y को। बात समझ आ गया ना, ठीक है, 1 मोल ऑफ किसको ऐड किए होंगे, ठीक है, X को, और 3 मोल ऑफ किसको ऐड किए होंगे, Y को, ठीक है।
तो ये वेपर प्रेशर तब आया होगा। आगे पढ़ते हैं। एट सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड। सेम टेम्परेचर पे और इसी सॉल्यूशन पे हम लोग क्या किए कि फिर से वही दोनों कंपोनेंट है एक्स और वाई, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसका तो 1 मोल ही है, y का एक और मोल ऐड कर देंगे तो 3 से ये कितना हो जाएगा 4। और ये कांड करने से क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg से और इंक्रीज कर गया। यानी ये जो P सॉल्यूशन है 10 mm ऑफ Hg से और इंक्रीज कर गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 560 mm ऑफ Hg। ये है बात, क्लियर है ना? 10 mm ऑफ Hg से और बढ़ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 560 mm ऑफ Hg, और ये होगा तुम्हारा 550 mm ऑफ Hg। तुमसे क्वेश्चन में यही बोला है कि x का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होगा, P0A कितना होगा और P0B कितना होगा। तो बाबू तुम देखो ना, 2 बार तुमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब 2 इक्वेशन बनेगा और 2 अननोन भी है। हम लोग को रूल पता है, एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व हो सकता है, तो 2 इक्वेशन से कितना अननोन हो सकता है 2। तो चलो जल्दी से 2 इक्वेशन बनाते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में ये काम करते हैं। ठीक, तो बाबू P सॉल्यूशन अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो P सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। क्या बात समझ में आ रहा है? पहला केस में P सॉल्यूशन का वैल्यू है 550, P0A तो भैया निकालना है, XA कैसे कैलकुलेट करोगे, Na जो कि 1 है, Na प्लस NB 1 प्लस 3। पहला वाला केस का बात कर रहे हैं। दूसरा वाला केस में ये 4 हो चुका था। P0B का अगर बात करोगे तो P0B भी भैया निकालना है, ठीक है। XB NB कैलकुलेट, NB का वैल्यू ऊपर में होगा, नीचे में Na प्लस NB 1 प्लस 3। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 550 इज इक्वल टू P0A, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू P0A, सॉरी P0B होगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा P0B, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, 550 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहां से आ जाएगा P0A प्लस 3 P0B, इसको इधर भेज दो तो 550 इंटू 4 इज इक्वल टू P0A प्लस 3 P0B, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 0 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, ठीक है। P0A माइनस 3 P0B, और इस प्यारा सा इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 1। बात क्लियर है? ठीक है। सेम अब दूसरा केस में, ठीक है, जो हम लोग 1 मोल ऑफ वाई को ऐड किए थे, उसके बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, उसके रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलो उसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या है, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू क्या करोगे XB। अगर हम P सॉल्यूशन 10 mm से बढ़ा था तो 560 हो जाएगा, P0A तो निकालना है, XA वही होगा 1 डिवाइडेड बाई, मतलब Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB तो 1 प्लस 4, ठीक है, प्लस P0B तो निकालना है। XB कैसे कैलकुलेट करोगे, NB जो कि होगा 4, Na प्लस NB मतलब 1 प्लस 4, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 560 इज इक्वल टू P0A डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 P0B, ठीक है। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें 560 इज इक्वल टू 5, ठीक है, P0A प्लस 4 P0B, इसको इधर भेज दो तो 560 इंटू 5 इज इक्वल टू P0A प्लस 4 P0B। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0, 5 6 30, 5 5 25, 25 और 3 कितना होगा 28 इज इक्वल टू P0A प्लस 4 P0B। और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन दे देते हैं 2। अब 2 इक्वेशन बन चुका है, इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर देते हैं, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो तो 2800 इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन 2 में वही था ना 2800, यहां पे अच्छा इक्वेशन 2 को 1 से सबट्रैक्ट करना है ना, तो हम लोग 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब ऊपर में हम लोग 2 को रख लेते हैं, सॉरी 1 को रख लेंगे, तो 1 कितना है तुम्हारा, नहीं इक्वेशन 2 बाई 1 वही करना है, 2800 इज इक्वल टू
पी नॉट ए तो एज इट इज रहेगा प्लस 4 पी नॉट बी, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा 2200, यही था ना 2200, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। अब तुम लोग को पता है साइन चेंज करते हैं, ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो पूरा तरह से कट जाएगा। 2800 में 22 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 600, 3 माइनस 4 माइनस 3 कितना होगा 1, मतलब पी नॉट बी का वैल्यू तुम्हारा निकल गया जो कि कितना है 600। अब पी नॉट बी यानी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स का या वाई का, तो वाई को हम लोग बी मान के चले हैं, तो वाई का प्योर केस में वेपर प्रेशर है 600 mm ऑफ Hg। अब अगर y निकल गया ना तो x का इजीली निकल सकता है, ये वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मान लो हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो 2200 पी नॉट ए अब की बार निकालना है प्लस पी नॉट 3 पी नॉट बी, पी नॉट बी का वैल्यू तो निकल चुका है 600, तो यहां से पी नॉट ए का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2200, ये उधर जाके प्लस से माइनस हो जाएगा 6 into 3 मतलब 1800, तो कितना हो जाएगा 400, यानी यहां से x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 400 mm ऑफ Hg। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो y है 600 और x है 400, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा y 600 और x 400, मतलब क्या मैच किया C। तो ऐसा भी तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको सॉल्व कर ही लिए होंगे। अब हम लोग आज का लेक्चर का और वेपर प्रेशर का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, PA and PB are the PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal solution. If XA represent the mole fraction of A, the total vapor pressure of solution will be। अरे हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे ना उसी पे बेस्ड है, तो देखो ना फॉर्मूला क्या क्या था, उस फॉर्म में अगर बात करोगे तो एक फॉर्मूला ये आया था, यहां पे देख लो, यहां पे हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को दो केस में लिख सकते हैं, एक पीए के टर्म में लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए, ठीक है, दो फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला ये है पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, ठीक है, और पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए, और एक तुम्हारा ये है, दोनों को यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एक फॉर्मूला है पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है, प्लस एक्स बी, ठीक है, और यहां पे था तुम्हारा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये था, और दूसरा ये था पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, बी प्लस एक्स ए, और यहां पे था तुम्हारा पी नॉट ए माइनस बी, यही था ना, एक बार देख लो, हम भी भूल जाते हैं। देखो P सॉल्यूशन P नॉट A एक्स बी, P नॉट B माइनस P नॉट A, सही है। P सॉल्यूशन P नॉट B एक्स A P नॉट A माइनस B, सही है। अब चेक कर लो कि कौन सा मैच कर रहा है, तो यहां पे है PA, ठीक है, तो जब PA होता है तो XA रहता है, ठीक है, PA के केस में XA नहीं रहता है, XB रहता है, ठीक है, यहाँ पे नॉट नॉट छूट गया है, तुम लोग मान लेना कि यहाँ पे नॉट भी होगा, तो PA इज इक्वल टू XB होना चाहिए, XB तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब PB जब होता है तो XB होता है, सॉरी XA होता है, तो ये सही है, और अंदर में क्या होता है तुम्हारा A माइनस बी, तो A माइनस बी यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। यहाँ पे नॉट नहीं दिया हुआ है तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए, ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काम कर सकता है, हम आप लोग को बोले भी थे इस तरह का क्वेश्चन से या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर एमसीक्यू पूछेगा। तो हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग का चैप्टर का दूसरा टॉपिक था, उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। वेपर प्रेशर को हम लोग कंप्लीट करने में 3 लेक्चर लगाया है। होप आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से जाते जाते एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करने ही आप लोग को बोल रहे हैं, कोई आप लोग से जायदाद नहीं मांग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी के आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक नया टॉपिक के साथ। कोई एक नया टॉपिक क्या, हम लोग इसके आगे वाला जो भी टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।